प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपके कमेंट्स को रिव्यू कर रहा था, तो मुझे नज़र आया कि कुछ पाठकों ने पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर बताने के लिए मेरे को कहा। हालांकि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स मैं काफ़ी डिटेल में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पहले, लेकिन वो सब इंग्लिश में है। तब मैं इंग्लिश माध्यम से ही आप तक पहुँच रहा था। फिर मैंने आइडिया छोड़ दिया आप लोगों के कहने पर ही। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आता है। यह वो मानसिक स्थिति है जो एक पैटर्न थिंकिंग, पैटर्न सोच पर चलती है, जिसमें व्यक्ति दूसरों पर भरोसा नहीं करता और हमेशा शक की दृष्टि से देखता है। बिना किसी कारण के और बिना किसी परिस्थिति के उसका शक बना रहता है और वो देखने में हमेशा बड़े सतर्क नजर आते हैं, बहुत सतर्क। और हमेशा, क्योंकि हमेशा वो इस विश्वास पे रहते हैं कि लगातार लोग जो उनके चारों तरफ हैं वो उनको डिमीन यानी कि उनके सम्मान को गिराने की या उनको नुकसान पहुंचाने की या उनको धमकाने की योजना बना रहे हैं। यह डेफिनेशन जो बनाई गई वह क्लीवलैंड जो क्लीवलैंड क्लिनिक जो है उन्होंने इस डेफिनेशन को बनाया और ये बिल्कुल सही उतरती है एक पैरानॉइड को डिफाइन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए। फिर आता है कि उनके साइन सिम्टम्स क्या होंगे, वो कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखेंगे, क्या करेंगे जब वो समाज में या आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो पहले तो हमने बताया कि हमेशा वो किसी पे विश्वास नहीं करते और हमेशा दूसरों के शक की नज़र से देखते हैं। वो हमेशा थ्रेटेंड या अपने आप को कि मेरे को डिमीन कर देंगे, मेरे व्यक्तित्व को गिरा देंगे, इस तरह की भावना में रहते हैं। तो ये तो कॉमन उनकी भावना मन में हो गई। दूसरी होती है कि वो कभी भी अपने बिहेवियर को एनालाइज करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम सब हर समय अनजाने में ही अपने बिहेवियर की एनालिसिस करते रहते हैं, उसमें देखते रहते हैं। किसी से बात की देखा होगा, थोड़ी देर ज़्यादा बात कर गए, फिर आप चुप हो जाते हैं सोच के यार बहुत ज़्यादा बात कर गया। तो ये सेल्फ एनालिसिस है अपने व्यवहार के लिए। लेकिन इन लोगों में ये बिल्कुल भावना नहीं होती और ये कभी भी अपने आप को इस दृष्टि से नहीं देखते और इस कारण उनका बिहेवियर जो है, व्यवहार जो है, बाकी लोगों के साथ में एक कष्ट में हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है दूसरों के साथ, और अपने विचारों में भी वो प्रॉब्लमेटिक रहता है। दूसरे तो इफेक्ट उससे होंगे भी, वो स्वयं भी उससे इफेक्टेड रहता है। जनरली ऐसे लोगों को जब हम डील करते हैं समाज में, होते ही हैं, तो वो एक्सेंट्रिक की कैटेगरी में आते हैं। किसका हुआ है? तो ये वो लोग हैं जिनको हम अक्सर कहते हैं यार छोड़ो उसको यार, वो तो खिसका हुआ है।
यानी हर वक्त वो कुछ शक, सुबह दूसरों पे डाउट, मेरे को नुकसान हो जाएगा, इस तरह की कल्पनाएं करता रहता है। तो हम लोग अक्सर जो डील करने वाले लोग हैं उसको कह देते हैं भी एक्सेंट्रिक है यार, ये कोई भरोसा नहीं कब क्या कहेगा, किससे लड़ लेगा। और वो सारी परिस्थिति क्रिएट हो रही है उसके शक और दूसरों पे ट्रस्ट न करने की, जो उसकी मनस्थिति है उसके कारण ये सब हो रहा है। उनको एक चीज नोट करने की इसमें है कि देखिए, ये जो आपका पैरानॉइड स्टेट है, ये कई तरह की मानसिक बीमारियों में हो सकती है। जैसे सिजोफ्रेनिया में भी हो सकता है, स्काइजो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स है उसमें हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स है उसमें हो सकता है, और मैनिक डिसऑर्डर जो हैं उनमें भी हो सकता है। लेकिन फिर फ़र्क कैसे करोगे आप कैसे कहेंगे कि साहब इसको सिजोफ्रेनिया नहीं है, या सिजोफ्रेनिया वाला भी पैरानॉइड नहीं है? पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया भी होता है, उस स्टेज को पैरानोइया बोलते हैं हम लोग। तो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में या सिजोफ्रेनिया में भी पैरानॉइड स्टेट होती है, तो फिर उसको और पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनको डिफरेंस हम एक ही पॉइंट से करते हैं कि जो भी पैरानॉइड स्टेट है, बिकॉज जिनके कर जो मैंने बीमारियों के नाम बताए दूसरी बीमारियों से है, मानसिक बीमारियों से है, उनमें हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स होते हैं सूनर लेटर। इनिशियल स्टेज में शायद नए हों, पर आखिर में जाकर के उनमें ये सब सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे। लेकिन जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसमें कभी भी हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन नहीं आते। उसकी सीमा सिर्फ शक और मिसट्रस्ट, अविश्वास और शक, किसी पे विश्वास नहीं और शक की दृष्टि हर व्यक्ति की तरफ, तो वहीं तक सीमित रहते हैं। बाकी उसके आगे कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाई किस उम्र में हम पैरानॉइड जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को है डिटेक्ट कर सकते हैं या उसके सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं? तो वो एक तो टीन एजर्स में 13 के आसपास में थोड़ा शुरू हो जाता है, थोड़ा बहुत उसके सिम्टम्स आ जाते हैं, पर कोई ऐसे प्रोमिनेंट नहीं होते अक्सर। फिर 14, 15, 16 साल तक जैसे उसकी टीन एजर बढ़ती जाएगी, उसका ये बिहेवियर भी, साइन सिम्टम्स का ऑनसेट भी वो बढ़ता जाएगा। और अर्ली एडल्टहुड में जाकर के, यानी कि 18 साल के बाद, उसके ये बिहेवियर जो है बड़ा प्रकट रूप में सबके सामने आ जाता है। अब हम देखते हैं कि इनके साइन सिम्टम्स क्या होंगे। ठीक है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इससे अफेक्टेड होंगे, पहले ये तय कर लेते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो इनसे ज़्यादा अफेक्ट होता है? तो एक तो ओवरऑल रिसर्च ने बताया कि साहब, एक रिसर्च की गई जो डेट ऑफ बर्थ पे थी कि बर्थ पे कोई मेल है, फीमेल है। उन्होंने जो भी ऐसे पेशेंट्स आए उनका देखा बर्थ पे मेल फीमेल क्या है ये, तो उसमें तो उन्होंने पाया, या बर्थ रजिस्टर से उन्होंने प्रोस्पेक्टिव देखा भी कितने पैरानॉइड हो गए, तो उसमें तो उन्होंने पाया कि फीमेल जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन हॉस्पिटल एडमिशन्स की जो केस शीट्स रहती है, जिसको हम बोलते हैं केस शीट, उनकी जब स्टडी की गई तो उसमें उन्होंने देखा कि मेल आ गए, मेल में ज़्यादा है। अब ये फ़र्क क्यों? एक्चुअली फीमेल के सिम्टम्स
समाज में रहते हुए, क्योंकि ये कुछ प्रवृत्तियां औरत की नॉर्मल भी मान ली जाती हैं, तो इसलिए उनसे ज़्यादा कोई हॉस्पिटल जाने की परिस्थिति नहीं आती या डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेने की परिस्थिति कम आती है। जबकि मेल व्यक्ति में एक्सेंट्रिसिटी जब हो तो वो उसके हर एरिया को इफेक्ट करती है, उसको काम को भी इफेक्ट करती है, घर पे भी इफेक्ट करती है, फैमिली को भी इफेक्ट करेगी, बच्चों के साथ भी रिलेशन इफेक्ट करेगी, दोस्तों के साथ भी इफेक्ट करेगा उसका। तो इसलिए वो जल्दी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। तो औरत थोड़ा सा प्रोटेक्टेड होने के कारण सामाजिक व्यवस्था में, तो वो कम हॉस्पिटल में भर्ती होती हैं, लेकिन सिम्टम उनमें ज़्यादा होते हैं, ये स्थिति उनमें ज़्यादा होती है। मेल्स में उनसे कम होती है, पर ये हॉस्पिटल में जल्दी पहुंच जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जल्दी पहुंच जाते हैं, है ना। फिर क्या होता है कि जो लो इनकम ग्रुप है सोसाइटी का, उसमें देखा गया है कि ये इसकी इंसिडेंस ज़्यादा है। और फिर रेशियल डिफरेंस भी है, जैसे ब्लैक हैं या नेटिव अमेरिकन हैं और हिस्पानिक हैं, हिस्पानिक मैक्सिकन वगैरह जो साइड के लोग हैं साउथ अमेरिका के, तो उनमें इसकी इंसिडेंस ज़्यादा मिलती है। इंडियंस में ऐसा स्टडी मेरे को कोई नज़र नहीं आई। उसके अलावा कोई विडोड औरत है, डाइवोर्स पीपल है, सेपरेटेड हैं, और या बिल्कुल टोटली अनमेरिड हैं जिन्होंने शादी की नहीं, उन लोगों में भी यह स्थिति पैरानॉइड की सिचुएशन ज़्यादा नज़र आती है। अब ये कारण भी हो सकती है और इफेक्ट भी हो सकती है उसका। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ वो है देखने का। अब आता है कि साहब कितने परसेंट लोगों को यूएसए में, देखिए सारी स्टडी यूएसए को बार बार मैं से करता हूँ कि ज़्यादातर ये स्टडीज जो ऑथेंटिक स्टडीज जो रिपोर्टेड होके आती हैं वो सब बाहर की ज़्यादा आती हैं। तो यूएसए में तो हर चीज़ पे काम लोग करते ही करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने इंसिडेंस इसकी बताई है कि 0.5 से लेके 4.5 तक जनरल पॉपुलेशन में लोग इससे अफेक्टेड होते हैं। अभी नंबर छोटा नहीं है, एवरेज आप निकाल लो तो 2.5 यानी 3 लोग तो 100 में से आपको मिले जाएंगे पैरानॉइड वाले। तो इट बिकम ए रीजनेबली गुड नंबर ऑफ द पॉपुलेशन जो इससे अफेक्टेड रहती है। अब फिर वापस हम इसके साइन सिम्टम्स पे आ जाते हैं और कि भाई किस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करेगा सोसाइटी में। तो पहले तो हमने बताया ये जनरल सिम्टम्स आपको मालूम ही है कि गार्ड पे रहेगा, हमेशा सतर्क रहता है, शक करता है, वो तो एक हो गया। उसके अलावा ये लोगों की लॉयल्टी पे भी शक करता है। आपका दोस्त है, बहुत आपको लॉयल है, लेकिन वो आपको ट्रस्ट नहीं करेगा, वो हमेशा कहेगा आप मेरे लॉयल नहीं है, उसके दिमाग में हमेशा ये घूमता रहेगा। वो किसी को अपना ट्रस्टवर्दी नहीं मान सकता, और ये हमेशा उसके दिमाग में चलता है कि बाकी के लोग मुझे धोखा दे रहे हैं और मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको ये भावना रहती है कि हर कोई जो मेरे पास में आ रहा है वो मेरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है और मेरे को धोखा दे रहा है। वो किसी को भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता, किसी में कन्फाइन नहीं करना चाहता। क्यों? कि जो आदमी शक करता है और किसी पे विश्वास नहीं करता है, वो अगर अपनी बातें उसको बता देगा तो उसको हमेशा भय रहेगा कि कभी भी मेरी बातों को मेरे अगेंस्ट में यूज कर लेगा। तो नेचुरली उसकी मानसिकता इस तरह से बन जाती है कि वह किसी को अपने बारे में कोई भी चीज़ नहीं बताता, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत बड़ा डर है। और लास्टली वो अनफॉरगिविंग होता है। आपसे शिकायत हो गई तो हो गई, फिर माफ़ी नहीं है उसकी। और वो ये ग्रज जो है
वो बड़े लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में चलाता रहेगा। इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है या हाइपर सेंसिटिव होता है, या उसके प्रति सचेत होता है, इसके लिए क्रिटिसिज्म के लिए। आपने उसका क्रिटिसिज्म किया नहीं और वो एकदम से उसने आपको डिस्कार्ड किया नहीं, वो ये सहन नहीं कर सकता। वो हाइपर सेंसिटिव होता है क्रिटिसिज्म को। हाइपर सेंसिटिव बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अच्छा, फिर क्या है कि आपने तो कभी चलते चलते उसके साथ एक इनोसेंट रिमार्क मारा उस पर। हम सब करते हैं। किसी भी दोस्त से कोई बात कर रहे हैं तो हम तो अपना आइडिया इनोसेंटली उसको कहेंगे। आपने तो मजाक में एक छोटा सा मजाक कर दिया, लेकिन ये व्यक्ति वो उसको बहुत डीपली लेगा, वो उसका हिडन मीनिंग ढूंढेगा। बाकी लोग जबकि उसको कैजुअली लेंगे, उस इनोसेंट रिमार्क को या इनोसेंट सटायर को या इनोसेंट जो भी इनोसेंटली आपने एक बात की, पर यह व्यक्ति तो उसके पीछे ही पड़ जाएगा। वो उसका बात का खाल निकाल करके और उसको अपनी रेफरेंस में, हर चीज जा रही है उसको अपनी रेफरेंस में। उसका जो शक है वो हमेशा कायम रहता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी जस्टिफिकेशन के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के वो उसके दिमाग में काम रहता है। और इवन वो अपनी वाइफ पे भी शक करना शुरू कर सकता है, या दूसरा कोई पार्टनर उसका है या कोई फेथफुल व्यक्ति उसको है, उन पे भी डाउट करना और शक करना, अविश्वास करना और शक करना शुरू कर सकता है। जो बहुत उसका बिहेवियर बहुत कोल्ड होता है, बहुत ठंडे बिहेवियर का आदमी होता है, और जब भी किसी के साथ कोई बात करना चाहेगा वो उसकी बात को कंट्रोल करना चाहेगा, क्योंकि उसको डर है कि मेरे को कुछ ऐसा नहीं कह दे कि मैं डीमीन हो जाऊं, है ना, यानी कि मेरी इंसल्ट हो जाए। तो उसको हर वक्त उन चीज़ों का भय है, तो इसलिए या तो वो उसके बातों को कंट्रोल करना चाहता है जिससे कि वो वही बात बोले जो वो चाहता है ना। तो उसका कारण क्या है कि भाई वो जो कंट्रोल करके उसको अपने अगेंस्ट में नहीं जाने देता, ऐसा उसका विश्वास होता है, सोचता है वो। उसको डिफिकल्टी होती है बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने में। हम सब रिलैक्स करते हैं, दिन में 1 घंटा 2 घंटा लेट जाते हैं। इस एज में आके खास करते हैं, यंग एज में भी लोग रिलैक्स होते हैं, फील होते हैं, चलो अभी आज हम बड़ा संडे है, रिलैक्स करेंगे, कहीं जाएंगे घूमने, लॉन्ग वॉक पे जाएंगे या लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। पर ये व्यक्ति रिलैक्स नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिमाग में तो वो रिसाइकलिंग बार 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 पिक्चर वो दोबारा से आ रही है। सो ही इज ऑलवेज इंटरनली टेंस। आप जब बिल्कुल खुश जगह मूवी लगा लिया, कुछ लगा गया, रिलैक्स होकर बैठे हैं, बट ही फाइंड ग्रेट डिफिकल्टी कि वो रिलैक्सिंग में नहीं जा सकता। वो वो व्यवहार में बड़ा हॉस्टाइल, आपसे दुश्मन की तरह बिहेव करेगा, और स्टबबॉर्न, जो बात कह दी उससे हटना नहीं है? जो कह दिया सो कह दिया। और अगर आपने उसको अपोज करना चाहा तो आर्ग्यूमेंटिव, एंडलेस आर्ग्यूमेंट्स है उनके पास, एंडलेस आर्ग्यूमेंट वो आपको देंगे। अब क्या होता है कि अगर जब भी ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आप उसको थोड़ा एनालाइज करना चाहते हो, किसी डॉक्टर के पास या किसी ले जाने पास, तो आपको उसकी 5 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पास हिस्ट्री देखो, कब से उसको हो रहा है, क्या है, और रिलेशनशिप उसकी कैसी है फैमिली में, ऑब्जर्वेशन की बातें, आपका दोस्त है, आपके परिवार का व्यक्ति है,
और आप उसकी मदद करना चाहते हो तो ये सब चीज़ देखना ज़रूरी है। फिर वर्क हिस्ट्री उसकी क्या है, काम पे उसको दिक्कत तो नहीं आ रही, सेम दिक्कत, क्योंकि उसको ये सब दिक्कत सब जगह है, परिवार में भी है, काम की जगह पे भी है, कॉलेज में है तो वहाँ भी उसको है। फिर वो रियलिटी में रह भी रहा है कि नहीं रहा है, क्योंकि बड़ा डेंजर है। स्टेप ओवर करने के बाद फिर तस्वीर उभरी नहीं आए, है ना। तो जैसा हमने कहा कि प्योर पैरानॉइड पर्सनैलिटी तक सीमित है, तो इसमें सिजोफ्रेनिक सिम्टम कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। लेकिन वो स्टेप ओवर तो करने के स्टेज पे तो नहीं है, तो वो भी ध्यान रखता था। फिर इम्पल्स इन लोगों में बहुत जल्दी आती है, जैसे मैंने कहा ना कि बड़े स्टबबोर्न होते हैं, तो दे कुड बी इम्पल्सिव इन दैट पीरियड। तो इन सब चीज़ों का आपको आंकलन करके, और अगर इनमें लगे कि ये सब चीज़ें थोड़ी आपको कहती है कि इनको मेडिकल या थोड़ा साइकोथेरेपी, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो उसको रेफर करने में या कन्विंस करने में देरी नहीं करनी चाहिए। समस्या ये है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी जिस ढंग से हमारे यहाँ डेवलप हो रही है, उसमें थोड़ा सा ट्रेनिंग का अभाव है। और सेकेंडली थोड़ा हम लोगों के जो एक खास वो है कि भाई जो एक बंदा बनता है कुछ, वो सोचता है मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ जो सब कुछ जानता हूँ। ये एक बड़ा फैक्टर है जो चीज़ों को कई बार कंट्रोल करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज गेस करता है। ऐसा नहीं करके, बल्कि सामान्य रूप से अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सामने आए, है ना, और ऐसे लोगों की मदद करें तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।